Just give me 1 second. Yeah. Okay, so पुराना सबको याद है? सब भूल गए? याद है सर। याद है सर। चलिए, सबको याद है चैप्टर कौन सा है? चैप्टर इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। एंड आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम आज हम ये करने वाले हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बस अगर आपको ये याद है ना, ओके, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, ट्रस्ट में आपका पूरा चैप्टर बहुत ही आराम से हो जाएगा। बस आपको ये याद रखनी है और ये इतनी सिंपल है ना, ट्रस्ट में यू विल, मतलब आज आपको नया नहीं सीखोगे, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग फर्दर, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था पहले। सो बेसिकली रिलेशन बिटवीन wait, let me, yeah, so basically relation between conservative force and potential energy किसको याद है? किसको भूल गए? So बच्चों एक आपको मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव, ओके, इट्स नॉट कंजर्वेशन, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मुझे एक बहुत ही फेमस रिलेशन है। रिलेशन देखो क्या है, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। रिलेशन क्या बच्चों? दैट इज वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स, work done by any conservative force is equal to change negative of change in potential energy। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, याद रखना। एंड इट विल बी वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। एंड सबको पता है कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जिनका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सबको याद है? भूल गए? यस सर, याद है। याद है? ओके, सो नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? एक मास है, हमने क्या किया, उस मास को हमने क्या किया, यहां से उठाया और उसको हम लेके गए ऊपर, उसको हम ऐसे ऊपर लेके गए, ठीक है? इसको हमने ऐसे उठाया, ऊपर लेके चले गए। अब उसकी ये न्यू हाइट है। हाइट क्या है? हाइट इज h, ठीक है? सबको पता है इसकी हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है? क्या सर? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे हाइट h पे? सर mgh। बिल्कुल सही, mgh, ठीक है? तो एंड सबको याद है ना कि हम इसको क्या मानते हैं? इट्स जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, या इसको आप बोल सकते हो डेटम लेवल, डेटम, और इट्स डेटम, DATM, डेटम लेवल मींस जीरो लेवल, ठीक है? अब यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है? mgh। तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं ये अपनी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये अपनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? UI, सॉरी, इनिशियल। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? सो mgh माइनस 0, दैट इज इक्वल टू mgh, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना हो जाएगा? भाई कैसे होगा? पहली बात तो ये कि ग्रेविटी कहाँ लग रही है? इस पे नीचे लग रही है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन ये भाई साहब जहां ऊपर की तरफ रहे बच्चों, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर की तरफ है, mg फोर्स नीचे की तरफ है। तो हम बोल सकते हैं ना इन दोनों बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180। तो बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू mg इंटू h इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। आंसर कितना, मतलब यहाँ से कितना रिजल्ट है? माइनस ऑफ mgh। आया नहीं आया? यस सर। अब एक चीज बताओ मुझे,
अगर आप इसको यहां से देखोगे, एक सेकंड, अब देखो दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात किस किस को समझ आ गई अच्छे से? सर यहाँ माइनस क्यों लगा? माइनस इसलिए लगा क्योंकि हम जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें एक माइनस मिला। आपको देखो ना, आप सोचो, इस रिजल्ट को छोड़ो भाई, हमने क्या किया, हमने पहले उसकी इनिशियल एनर्जी हमने देखी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0 है। फाइनल उसकी देखी हमने कितनी है, mgh है। हमने क्या किया, हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, जो कि कितना है, ये आ गया, mgh आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन में हमने क्या किया, हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाला, और यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी फोर्स, वो कितना है, वो माइनस mgh है। तो आप एक काम करो, आप बस कुछ मत करो, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो बस mgh की जगह, तो आ गया ना अपने आप ये रिलेशन। यस सर। सर ठीक ये है, अब आप MGS cos 180 कैसे आया? बच्चे देखो, हम मास को ऊपर लेके जा रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों बीच में एंगल कितना है, 180। 180 डिग्री। समझ रहे हो भाई? मान लो एक कुत्ता है, उसको मैं ऐसे घुमाने ले गया हूं मैं, ठीक है, अब उसको पीछे खींच रहा हूं मैं, लेकिन वो आगे भाग रहा है, तो मेरे द्वारा तो मैंने जो काम किया वो तो नेगेटिव है ना। समझ रहे हो बच्चों? देखो वर्क डन इतना सिंपल है ना, वर्क डन, बस ये चेक करो कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है उस ऑब्जेक्ट की, इस आपको वर्क डन निकालना है, और ये चेक करो किस फोर्स का हमें वर्क डन निकालना है। किस किस को समझ आया? आगे सबको समझ में, कोई कंफ्यूजन है? सर आ सर गया यहाँ पर समझ। cos 180 cos ही आएगा ना सर, या फिर कुछ और भी? नहीं, cos 180 डिग्री -1 होता है ना। नहीं सर, मतलब cos ही आएगा यहाँ पर। हाँ हाँ, हमेशा को अपना याद करो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, मैं लिख देता हूँ आप साइड में, एक मिनट। तो वर्क डन इज इक्वल टू, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये याद है सबको? अच्छा सर, आ गया सर समझ। मुझे लग रहा है बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे वाला साफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, ये बस ध्यान रखना, ये जो आपको मैंने बताया सेम वही है, बस ध्यान रखना, इट्स ओनली अप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, सिर्फ कंजर्वेटिव। एंड सबको भी कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू पता है, कोई भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। सर आगे चले, चलो मैं आपको ना एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ उसका। बच्चों याद करो, स्प्रिंग के बारे में हमने बात की थी, स्प्रिंग याद है? यस सर। चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये अपना टॉपिक रहेगा, लेकिन इसको मैं इतने प्यार से ड्राइव करूंगा ना, आपको लगेगा कि हमने कुछ कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ, हमने जो अभी देखा पोटेंशियल एनर्जी आपको पहले से आती थी, कंजर्वेटिव वर्क डन ये भी आपको पहले से पता था, आपने कुछ नया सीखा? मुझे नहीं लगता। बोलो। तो आज जो हम जब पढ़ने वाले हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बहुत ज्यादा ये, लेकिन बच्चों को इससे डर लगता है, ठीक है, अभी जो आगे आने वाला है, ट्रस्ट मी, मतलब क्या बोलते हैं, इतना सिंपल टॉपिक है ना, आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको याद हो, एक इक्वेशन हमने निकाली थी, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना था, -k/2। किस किस को याद है ये? किस किस को याद है, बोलो। यस सर। अच्छा ये बताओ, किस किस को याद नहीं है? यस सर, याद है। चलिए, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम देखें, अगर हम इक्वेशन लिखें, कौन सी इक्वेशन हमने जो अभी निकाली थी, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम लिख सकते हैं ना कि माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई, लिख सकते हैं ये। यस ये मैंने सर। क्या कर रहा हूँ, मैं सेम इक्वेशन लिखी है जो हमने अभी बात की थी ना, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक याद है? यस सर। तो एक काम करो, देखो,
सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी यहाँ पे देखो, -k/2 x f square minus of x I square which is equal to uf minus ui, सॉरी नेगेटिव आएगा ना इसका आगे, ये आगे नेगेटिव लगा दे, नेगेटिव कैंसिल। एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आगे दोनों के नेगेटिव है, नेगेटिव हमने काट दिया। ठीक है, सो यहां से अपने को क्या मिला, दैट इज uf इज इक्वल टू ui प्लस k/2 x f स्क्वायर माइनस x i स्क्वायर। ये अपने क्या बच्चों इक्वेशन आ गई किसकी, ये आपको याद नहीं रखनी है बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपको ना कुछ आपको याद नहीं रखना कुछ भी, ये बस आपको मैं दिखा रहा हूँ कि चीजें कैसे कैसे कर सकते हैं। किस किस को यहाँ तक समझ आया भाई? देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपको ऑलरेडी पता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इक्वेशन याद रखोगे अच्छी बात है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से ये भी लिख दो चाहे, वेट अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/2 x f स्क्वायर माइनस x i स्क्वायर। यहाँ तक किस किस को समझ आया? कोई भी डाउट यहाँ तक, कोई भी क्वेश्चन बच्चों समझ आया क्या? सर बस आपने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में बस आपने नेगेटिव लगाया ना पोटेंशियल एनर्जी का बस, और बाकी सेम। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। अच्छा ओके सर। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये चीजें ना बिल्कुल, ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है, मैं आपस में रिलेशन बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं। सर यहाँ वर्क पर डन बाय हमने स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। यस हमने क्या निकाली, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, देखो इसका देखो मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो मान लो अपने पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक, मैं यहाँ से अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसका मीनिंग समझना है बस, इसका मीनिंग एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। देखो मान लो अपने पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, और वो स्प्रिंग मान लो ऐसे है, ये नेचुरल लेंथ पे, ये क्या है नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको आपने थोड़ा सा आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और ये लेंथ कितनी है, ये एक मिनट मैं आपको यहाँ पे, नेचुरल लेंथ हो गया, दिख रहा सबको, किसी को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। तो बच्चों ये लेंथ है, मान लो अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन से इसकी लेंथ एक्सटेंशन कितना है, ये एक्सटेंशन मान लो एक्स आई है। अब हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने थोड़ा सा और खींच दिया, हमने इसको थोड़ा सा और इलोंगेट कर दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये अपना कितना है, एक्स एफ है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब बच्चों अगर देखो जब एक्स आई था अपने पास, बिल्कुल जब अपने पास शुरू में एक्स आई था, ठीक है, तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग की। यस सर। यस सर। अब एक्स आई से अगर हमने एक्स एफ कर दिया है, एक्स आई से अगर हमने एक्स एफ कर दिया है, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने उसकी जो इलोंगेशन हमने बढ़ाई है। यस सर। इसका मतलब यही तो है भाई, एक्स आई जब इलोंगेशन थी तब कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, जब एक्स आई एक्स एफ होगी उसकी इलोंगेशन, तब एक पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन यस सर, आ पोटेंशियल गया एनर्जी है समझ। कि आया सबको समझ में? रिलेट कर यस पा रहे हो सर। उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? नो सर मुझे नहीं यस आ सर, रहा। देखो कि हम मान लो पोटेंशियल मैं, एनर्जी में कितना चेंज कर रहे हैं स्प्रिंग पे जब यस फोर्स देखो लगा रहे बच्चों, हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होती कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। जब यस एक्स सर। आई थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स आई स्क्वायर।
जब उसकी इलोंगेशन एक्स एफ हो गई, मतलब इलोंगेशन, फाइनल इलोंगेशन, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। तो बच्चों चेंज कितना है दोनों में? यही तो लिखा हमने लास्ट में। यस सर। आगे सबको समझ में? अब बच्चों देखो, यस सर। अगर आप फिजिकली समझ पाओगे ना, आपको इक्वेशन ऐसी ऐसी समझ आएंगी। अगर आप फिजिकली समझ पाओगे कि ओके इसका ये मीनिंग है। यस ठीक सर, है, आ गई समझ। चलिए आगे चले। ये हमने देखो यहाँ पे किया है। और मैं ये नहीं कर रहा आप सारी इक्वेशन याद रखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो कि ये वाला स्टैंडर्ड था, एक ये आपको देखो, मान लो ये आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता आप निकाल सकते हो। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा है, सबको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होती है, जो उसकी एलोंगेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बात सबको पता है, एक ये आपको पता होना चाहिए बस। अगर ये आपको चीजें पता है ना, आप रिलेट कर सकते हो। आया सबको समझ में? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। सर चलिए आगे नहीं चलते हैं आया फिर। बिकॉज सर किसको नहीं आया बोलो, किसको नहीं आया? सर मुझे साक्षी सर अभी अभी ज्वाइन कराया मैंने। वी आर अच्छा न्यू साक्षी आपको कमर। समझ नहीं है? साक्षी अगर मान लो अपना को स्प्रिंग है, उसके अगर इलोंगेशन एक्स आई है, एक्स आई का मीनिंग समझ रहे हो कि उसकी जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, उससे आपने कितना एक्स्ट्रा खींचा है, आपने खींचा एक्स आई से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जितनी उसकी इलोंगेशन है या जितनी उसकी कंप्रेशन है। तो अगर एक्स आई इलोंगेशन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यू आई कितना हो गया? हाफ के एक्स आई स्क्वायर। यू एफ कितना हो गया? हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। आगे सबको समझ में? अब देखो, अब आपको क्या करना है, चेंज निकालना है, निकाल लो चेंज। अरे अभी निकाल लेते हैं, क्या करो, दिस माइनस दिस, यू एफ माइनस यू आई, कितना गया? हाफ के, लिख दो यहाँ पे एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। बस ये आपको मैंने यहाँ पे ड्राइव करके दिखा दिया, बस ये आपको मैंने सीधा सीधा निकाल दिया, या आपको मैंने ड्राइव करके दिखा दिया। आया समझ में सबको? सर मतलब इनिशियली हमने इसे थोड़ा सा खींचा और फिर बाद में पूरा खींच दिया। बिल्कुल सही, हमने उसको और थोड़ा खींचा। बस ये पूछ लिया भाई, अच्छा आपने जो खींचा था, पहली जो पोटेंशियल एनर्जी थी और अब जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों में डिफरेंस कितना है, बस निकाल दो डिफरेंस सीधा सीधा। अच्छा ओके सर, क्लियर हो गया अब। बच्चों ध्यान रखो, फिजिक्स की सबसे अच्छी बात है, उसको ट्राई करो फिजिकली समझने की। फिजिकली इक्वेशन तो आ ही जाएगी आपको, वो तो बहुत ही आराम से आ जाएंगी। इक्वेशन से आपको फिजिकली समझ आना मुश्किल है थोड़ा सा कई बार। अगर आपका अगर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ठीक है, अगर आपकी विजुअलाइजेशन ठीक है, आप आ सकती है। बट फिजिकल से इक्वेशन समझना थोड़ा सा आसान रहता है। तो हर एक चीज को फिजिकली समझने की कोशिश करो कि फिजिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चों आगे चले आप। यस सर। चलिए आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी चीज। देखो अभी तक हमने क्या किया था, हमने एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मास, डिस्ट्रीब्यूटिव मास। देखो बच्चों, एक मिनट साफ लिख देता हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे सर आपकी राइटिंग वैसे खराब है और आपसे और बेकार लिख रहे हो। चलो आगे मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा वो साफ लिखने की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मास, देखो बच्चों इसका मीनिंग क्या है। हमने अब तक शुरू में क्या एग्जांपल लिया था कि मान लो कोई ऐसे मास रखा आपने, ठीक है, उस मास को हमने क्या किया, यहाँ से हमने उठाया, यहाँ से हमने उसको उठाया और उसको यहाँ पे हाइट एच पे ले गए, ये हमने मान लिया। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अगर इसके बजाय मान लो कि कुछ ऐसा हो तो, कि एक जो मास है वो जो है ऐसा, मतलब हमने क्या माना यहाँ पे, ये जो मास था ना यहाँ पे, हमने क्या माना इसको, कि इसको हमने उठाया और यहाँ पे ले गए, लेकिन इसको हमने साइज को कंसिडर नहीं किया। हमने इसके साइज को कंसिडर नहीं किया। इन केस अगर बच्चों मान लो मास कुछ ऐसा हो तो, मास कुछ ऐसा हो, सॉरी कुछ ऐसा मास हो तो
भाई जिसकी हाइट जो है कंसिडरेबल हाइट है, मतलब आप उसकी हाइट को ना इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसकी मान लो इसकी हाइट h है और आप इसको आपने क्या किया, इसका जो ये वाला लेवल है इसको आप वेट वेट ये जो लेवल है आप इसको कैपिटल एच तक लेके चले। अब बच्चे मुझे एक चीज बताओ, इस केस में आपको क्या लगता है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? सर ऊपर वाले की, अच्छा नीचे वाले की पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ना हाइट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहले वाले केस में हम क्या करते, मास यहाँ था हम यहाँ ले गए, हमने पूरा पूरा मान लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सबकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। भाई ये जो आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये देखो ना, ये अगर पोर्शन जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे मान लो, ये नीचे वाला पोर्शन, लेकिन ये तो ऑलरेडी हाइट एच पे है। यस सर। ठीक है, तो बच्चों ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ऐसे केस में क्या 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 करना होता है, आप क्या करो, आप है ना ऐसे कुछ मान लो, कोई भी एक छोटा सा पोर्शन मान लो, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन। ठीक है, मान लो इसका अगर टोटल मास, अगर इसका मान लो कैपिटल एम है टोटल मास। ठीक है, मैं सिर्फ इसकी हाइट कंसिडर कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, हाइट की जगह मैं लिख देता हूँ एल, लिख देता हूँ एल एल। ठीक है, तो बच्चों अगर हम ये देखें, एल मास के लिए, सॉरी एल लेंथ के लिए टोटल मास एम है। अगर मान लो ये dx है, छोटा सा पोर्शन, अगर ये dx है तो dx के लिए मास कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाय l इंटू dx। ये बात किस किस को समझ आई, इसको हम बोलेंगे dm, छोटा मास dm मास। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। वाला क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, a uniform rod of mass capital M and length capital L is held vertically upright on a horizontal surface as shown in the figure. Find potential energy of the rod if the zero potential energy level is assumed at the horizontal surface. ठीक है, so option A, option B, C and D। ठीक है बच्चों, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको छोटा सा एक पोर्शन मान लो छोटा सा एक हमने टुकड़ा मान लिया छोटा सा, जिसकी लेंथ कितनी मान लो dx है, हमने हाइट x में मान लिया। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने अभी सिखाया था, दैट इज dm कितना हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइड बाय L इंटू dx। ये कब है, जब आपका जो एरिया, आपका जो मास है वो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, नाउ अब बच्चों की बताओ, इस ये जो छोटा सा मास है इसकी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो क्या हो जाएगी, du will be equal to dm into g into हाइट। इसकी हमने हाइट कितनी मानी है, x। किस किस को यहां तक समझ आया? बच्चों यहां तक समझ आया क्या? सर नहीं आया। बच्चों देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या, अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, जो नॉर्मल हम सबको पता है, दैट इज U इज इक्वल टू m g GH। h। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ पे जो मास है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो मान लो एक छोटा सा एक केस देता हूँ, देखो ये है, मान लो मैंने क्या किया, ये अपना जीरो लेवल है, डेटम लेवल, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले गया। ठीक है, मैं क्या मानू, इसकी जो हाइट है या विड्थ जो भी है वो कंसिडरेबल नहीं है, बस मैंने क्या किया, इसकी ये हाइट h पे, इसका मास m है तो mgh है। लेकिन बच्चों अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि ये मैं उठा के ले गया, यहाँ से उठा के ले गया मैं, मतलब ऐसे लेके गया मैं, ऐसे ये उठा के गया ऐसे ले गया। एक चीज सोचो, इसका जो मास है आपको नहीं लगता कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी हाइट जो है कंसिडरेबल sir. है, मतलब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो? क्योंकि Yes, देखो sir. ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन ये तो इसकी अगर लेंथ एल है, ये तो ऑलरेडी कुछ, इस पोर्शन की तो कुछ ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है ऊपर वाले की, तो समझ रहे हो?
तो हमने क्या किया, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा पोर्शन मानते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल है, उसको हम पॉइंट मास मान सकते हैं, और उसका हमने वैल्यू कितनी निकाली है, वैल्यू अपनी डीएम। आपने माना कि एक एक्स हाइट पे एक मास डीएम, ठीक है, तो बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास जी एम जी इंटू एच। एम कितना है यहाँ पे, छोटा सा मास है, डीएम, जी तो जी कांस्टेंट है, हाइट कितनी है, एक्स है, जो छोटा सा मास है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, छोटी सी होगी। आया समझ यस में? सर, जब दोनों लग यस जाएगा सर। हाँ, बाकी बच्चों कोई क्या कुछ पूछ रहे हैं? सर आपने डीएम कैसे निकाला, बस ये समझ नहीं आया, बाकी आ गया सर। बच्चा एक चीज बताओ, अगर मान लो कोई, अच्छा एक चीज बताओ, इसकी लेंथ क्या है, एल है मान लो, इस टोटल लेंथ जो भी मान लो मटेरियल कुछ भी हमें नहीं पता, जब इसकी लेंथ एल है, इसका मास कैपिटल एम है, याद करो एक मेथड होता है यूनिटरी, यूनिटरी मेथड। यस सर। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का मास 10 किलो है, तो 1 सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा, 1 किलो। आया समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी पूरी इसका मास है 10 किलो, 10 केजी, तो 1 सेंटीमीटर का मास कितना हो गया, 1 केजी। यस सर। यस सर। अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि 0.1 सेंटीमीटर का मास कितना हो गया, 1 केजी था ना 1 सेंटीमीटर का, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, 0.1 केजी। ऐसे हमने यहाँ पे कर दिया। टोटल लेंथ का मास कैपिटल एम है, डीएक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स। अब आया समझ में? यस सर। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट इज डीएम जी इंटू एक्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल एल। अब यहाँ पे पुट कर दो डीएम की वैल्यू। सो एक सेकेंड, यू इज इक्वल टू कितना होगा अपने, तो डीएम की वैल्यू कितनी है, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स, क्या होगा, एम बाई एल, जी को बाहर निकालो, क्यों, सारे कांस्टेंट है ये, एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल एल, एम बाई एल जी। बच्चों एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू एल, जब आप पुट करोगे आंसर क्या आ जाएगा, एम जी एल बाय 2। किस किस को समझ आएगा ये? यस सर आ गया। ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही आपको हर चीज समझ समझ के करनी है, बाकी सब चीज अपने आप। आगे चले अब? आगे चले, कोई डाउट यहाँ तक? सर मुझे एमएलडीएक्स अभी भी समझ नहीं आया। बच्चे देखो, एक बार ध्यान, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, देखो एक मेथड होता है यूनिटरी, जब एल लेंथ है उसका मास एम है, ठीक है, तो बच्चों जब एक्स लेंथ होगी तो उसका मास कितना हो जाएगा, एम डिवाइड बाय एल इंटू एक्स। क्यों हो जाएगा आप बताओ मुझे? अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 10 केजी ऑरेंजेस है, उनकी उनका प्राइस है 500, 10 केजी का, तो 1 केजी का कितना प्राइस होगा? सर 50। 50 होगा ना? अच्छा जी यस 50 सर। है, तो अच्छा फिर 3 केजी का कितना होगा फिर? भाई 1 केजी का अगर 50 है तो 3 केजी का कितना होगा? सर 150। हमने भी यही तो किया है। अगर 150 एल लेंथ सर। है, अगर उसका मास एम है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 लेंथ कितनी हो जाएगी, एम बाई एल। यही तो यूनिटी मेथड करते थे हम पहले बचपन में। यस एक्स कितना सर। होगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे चलते हैं, मतलब बहुत लेट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन बताएगा मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? देखो बच्चों क्या करते हैं, एक
छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनना, बस कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ करना ही नहीं है, बस सुनना आपको। देखो फॉर एग्जांपल एक मास है यहाँ पे, ठीक है, उसकी वेलोसिटी यहाँ थी u और यहाँ उसकी v है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी? हाफ m u स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? हाफ m v स्क्वायर। किस किस को यहाँ तक समझ आया? यस यस सर, आ गया। बच्चों अब मुझे क्या बताओ, ये चेंज हुई कैसे? इसका मतलब हुआ होगा यहाँ पे। नहीं बच्चे, डिस्प्लेसमेंट का कोरिलेशन थोड़ा होता है इससे। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि किसी ने तो इसकी जो एनर्जी को इंक्रीज किया है, मानते हो? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझ इस बात को, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत simple। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक फोन है, ये यहाँ रखा है, और ध्यान रखो जब भी देखो मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ ना, जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से उठा के लगेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ उठा के लगेगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, आपको आई थिंक याद नहीं होगा, भूल चुके होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन ये होती है, अगर आप किसी मास को ऊपर ऐसे उठा के लेके जा रहे हो, नीचे एक एमजी फोर्स लग रहा है ना, तो बच्चों हम इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, और उसकी वैल्यू होती है mg के बराबर ही होती है। ये बात किस किस को पता है? किसी को नहीं पता? बच्चों एक्चुअली देखो होता क्या, मान लो हमने क्या किया, हमें इसको ऊपर लेके जाना है एक्सटर्नल लगा के, लेकिन जो इसकी जो ना काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको हमें बहुत ही धीरे 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 लेके जाना है, बहुत ही धीरे धीरे। तो वो कब हो सकता है? जब एफ एक्सटर्नल और एमजी फोर्स इक्वल हो, तभी हो सकता है ना वो। तो यस सर। आया सबको समझ में? यस सर। अब अगर आप इसको मान लो, इसको mg कर दोगे बराबर इसके, आप इसको ऊपर हाइट s तक लेके गए, अब मुझे क्या बताओ, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अब mgh होगी, लेकिन ये हुई तो इसकी वजह से है ना, ये इसको ऊपर लेके गया एफ एक्सटर्नल। यस सर। यस अब सर। अगर ये इस पे काम करता ही नहीं, तो उसकी कभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती? हम मान तो लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे भाई यहाँ रखा था, इसको हम यहाँ लेके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। अरे कौन लेके कौन गया उसको ऊपर? कोई तो लेके गया होगा ना। यस सर। वो कौन लेके गया था? एफ एक्सटर्नल, एक बाहर का फोर्स होता है, लेकिन कंडीशन ये होती है उसको ले जाने की, वो इतना धीरे लेके जाएगा कि इस मास m की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जब भी कोई एफ एक्सटर्नल किसी मास पे अगर कोई वर्क करेगा, तो उसकी एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगा। ये बात किस किस को समझ आई? सर आगे समझ। एक स्प्रिंग है, उसको मैं दबा रहा हूँ ऐसे, कंप्रेस कर दिया या मैंने ऐसे खींच दिया, हम मान लेते अरे भाई पहले एक्स आई था, अब एक्स एफ हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। हमने बोल तो दिया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, ये हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये किया किसने? भाई कंप्रेशन किसने किया, एलोंगेशन किया किसने? कोई तो कर रहा होगा ना। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। यहाँ तक किस किस को क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। बच्चों ध्यान रखो, एफ एक्सटर्नल जब भी कोई वर्क करता है किसी भी मास पे, वो हमेशा उसकी एनर्जी को इंक्रीज करता है। किस किस को ये बात समझ आई? यस सर, आ गई समझ। ठीक है, अब यहाँ बताओ मुझे, अच्छा जी समझ आ गई। अच्छा अभी पूछता हूँ मैं तुमसे, बताओ अगर इसकी इसकी कुछ इंक्रीज हुई है, भाई पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, अब इसकी कुछ हो गई है, कुछ बढ़ गई है, तो इस पे किसी ने किसी तो वर्क किया होगा। यस सर। ये तो है ना। तो बच्चों सिंपल सी इक्वेशन क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मास, मतलब जिसका आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दैट मास। ये है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो किस किस को समझ आई? सर मतलब काइनेटिक एनर्जी में जितना भी चेंज होगा वो यस, सारी जितनी भी मतलब उसमें वर्क होगा उसके इक्वल होगा। सोच के देखो, पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में बढ़ गई है। किसने बढ़ाई? जितने फोर्स उस पे लग रहे हैं ना, उन्होंने जो वर्क किया उसकी वजह से बढ़ी। मान लो अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए तो किसी ने कम की होगी। यस सर। अरे सबको समझ में, इसको फील करो एक बार कि अच्छा ये हो रहा है। भाई पहले इतने पे चल रहा था, भाई आप एक गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे एक बंदा पीछे से आके धक्का मारने लग गया, उसकी स्पीड फास्ट होगी, तो जो धक्का उसने जो धक्का मारा, जो फोर्स था वो जो जितना काम कर रहा है उसकी वजह से इंक्रीज होगी। किसको Yes, sir. समझ आया? यस मैं सर। आपको मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि चेंज, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे कंडीशन क्या बोली मैंने कि भाई एफ एक्सटर्नल इस तरह लगना चाहिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। चलो चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे डालो फिर वैल्यू। अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। अब मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, किसकी इक्वल होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो जीरो है। तो एफ एक्सटर्नल कितना हो गया? जो भी वर्क कर रहा है इंटू एच, ठीक है जी, जा ऊपर रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, तो क्या आएगा? माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। एच एच कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया ना यहाँ से एफ एक्सटर्नल कितना आ गया? एम जी। किस किस को बात समझ आई? आ गया सबको सर समझ में? आपने यहाँ पर एफ एक्सटर्नल के बाद क्या है? एक मिनट, उसके बाद तो आपने MGH लिखा है। हाँ हाँ, देखो चलो मैं इसको फिर से रिपीट करूँ। देखो भाई मुझे क्या करना है, मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं जानता ये क्या चीज है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे ये इक्वेशन पता है, ठीक है। चलो भाई, मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो एक्सटर्नल लग रहा है, एक एमजी लग रहा है, तो लिखो यहाँ पे वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये तो जीरो है, हमने कंडीशन लगा रखे ना यहाँ पे कि ये फोर्स इस तरीके से लगेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, वेलोसिटी चेंज ना हो। आया समझ में? तो एफ एक्सटर्नल कितना है, जो भी इसकी वैल्यू है, इनटू कितना हाइट लेके गया, एच हाइट पे लेके गया इसको, इनटू एच कर दो। एम जी तो नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, ये नेगेटिव है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आगे ना एफ एक्सटर्नल की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए? एम जी की इक्वल आनी चाहिए। किस किस को समझ आ गई? यस सर, आगे समझ। आगे समझ में? तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस will always be equal to change in kinetic energy of the mass. क्लियर? आगे चले? आगे चले क्या? यस सर। चलिए हमने यहाँ पे ये डिस्कस करके, चलिए एक क्वेश्चन करना छोटा सा क्वेश्चन, क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, स्मॉल बॉल released from rest from a height h on a smooth surface of varying inclination as shown in the figure. Find the speed of the ball when it reaches the horizontal part of the surface. Option A, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बच्चों कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, बस ध्यान को वर्क एनर्जी करो, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों देखो, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, एक लग रहा है एमजी फोर्स, इसके अलावा कोई MG फोर्स लग रहा है क्या? नो सर। ठीक है, आई एम राइटिंग, सो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एमजी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो जब ये नीचे ये महाशय, जब ये लोग भाई साहब यहाँ पे पहुंचे
तो इन भाई की वेलोसिटी मान लो v थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फाइनल? हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि इसका यहाँ पे 0 वेलोसिटी थी, यहाँ पे तो बिल्कुल शुरू में 0 थे ना फ्रॉम रेस्ट। आया समझ में? यस बच्चों सर। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा? mg। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या कहाँ हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो mg आपको नहीं लगता sin थीटा। नॉर्मल? बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वर्क डन बाय नॉर्मल, अगर एक चीज बताओ, अगर मान लो मास ऐसे है, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे कितना वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स? 90 डिग्री। So 9. एंगल 90 डिग्री है, तो 0 यस आएगा ना सर। फिर। यस Yes, sir. तो सेम यहाँ भी तो होगा 0। यस सर। आया सब कुछ में? Sir. तो 0 वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है भाई? mg नीचे लग रहा है, Yes, कितनी sir. डिस्प्लेसमेंट हुई है? आज्ञा. जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? mgh, which is equal to half v स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? √2 gh। किस किस को ये बात समझ आई? जल्दी से बोलो हाँ। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क। अपने दिमाग में कोई भी क्वेश्चन मत रखना। किस किस को यहाँ तक समझ आई बच्चों? जल्दी बोलो। यस सर, आ गई समझ। सर पहले हमने काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों लिया था और अभी तो हमने आप क्वेश्चन काइनेटिक पढ़ो, एनर्जी क्वेश्चन पढ़ो। आप पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना बिल्कुल शुरू से पढ़ो। अच्छा सर पढ़ना। A small ball released from the rest बस फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब 0। आगे चले, आगे चले। yes sir किस किस को मजा आ रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने में कि हाँ सर कुछ तो समझ आया? मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन सर इतना समझ आ गया, सिंपल चीज है, बस हमें फोर्स देखने हैं। फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? यस सर, कितना समझ में आ सिंपल सा रहा फॉर्मूला है। है, कितना सिंपल सा फॉर्मूला है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें फ्रिक्शन भी इंक्लूड है, आपको दिखाऊंगा मैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। सो इन द प्रीवियस एग्जांपल सपोज, चलो ये ऊपर वाले पार्ट को मिस कर दो, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन और था वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ था। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द सरफेस एंड दिस पार्ट इज मेड रफ। मतलब क्या है, पहले जो प्लेन था ना, अब हमने रफ कर दिया। इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रफ पार्ट ऑफ द सरफेस एंड द बॉल b is mu, find the distance covered by the ball on the horizontal part of the surface before it comes to rest। कुछ नहीं करना, बस आपको बस एक ही चीज करनी, क्या? सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको बाकी कुछ करनी। और एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। एक चीज ध्यान रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम में मैं अपना बता रहा हूँ, मैं क्या करता था, मैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता था, ब्रदर एंड सिस्टर मानता था। ये एंड सिस्टर मानता था मैं कि जहां काइनेटिक एनर्जी होगी वहां तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी, मतलब कुछ ना कुछ उसका पंगा होगा, ये मानता था। ऐसा नहीं है बच्चों, इन सब में डोंट, मैं लिख देता हूं पे, डोंट इंक्लूड potential energy because potential energy is work done by conservative force। किसकी सोच समझ आया यहाँ पे? कहने का मतलब क्या है बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे अलग से
पोटेंशियल एनर्जी को मत लिखना कभी भी। ये बात किस किस को समझ आई? सर एक एग्जांपल देकर समझा दीजिए। एग्जांपल चलो आपको बता देखो, एक मिनट एक काम करो, लगता है ये वाली स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेगी। चलो एग्जांपल आपके सामने है, ये क्या है भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी तो थी। आ रहा सबको समझ में? भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने इसको यहाँ पे वर्क डन की फॉर्म में लिख दिया। यस सर। आ रहा सबको समझ में? कहने का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय, अच्छा चीज, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यस सर। आपको वर्क डन की फॉर्म में लिखना है सब कुछ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस, आपको जो भी कुछ लिखना है ना वो वर्क डन की फॉर्म में लिखना है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को मत करना इंक्लूड। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द रफ पाथ। देखो बच्चों ये करना बस सिंपल सा इक्वेशन, क्या? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से सुनना एक बात, देखो क्या है, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो नॉर्मल फोर्स, एक लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, एक क्या लग रहा है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों फाइनली कहाँ पे आ रहा है? रेस्ट पे आ रहा है। स्टार्ट यस कहाँ से किया सर। था? रेस्ट पे स्टार्ट किया था। तो बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। लेकिन आप यस सर, आ सोच के गया। देखो, सोच के देखो, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जब ये ऊपर से चला है, ये नीचे जीरो हो गया, इसका मतलब एक ऐसा फोर्स हमने हमारे सिस्टम में घुस चुका है जो नेगेटिव वर्क कर रहा है। इस किसको बात समझ आई भाई? जब ऊपर से चला, हम इसको देख रहे हैं, हाँ चल तो रहा है, लेकिन आखिर में जाके जाके रुक गया ये। इसका मतलब हमारे सिस्टम में एक ऐसा फोर्स घुस चुका है जो नेगेटिव वर्क कर रहा है। किस किसको बात समझ आई? यस सर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना है? जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? एम जी एच। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? मान लो कि डिस्टेंस एक्स है, एफ इंटू एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री। आ गया ना? नेगेटिव वर्क कौन कर रहा है? फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू जीरो। फ्रिक्शन। तो हमने फ्रिक्शन को पकड़ लिया, कहाँ जाएगा बच के? एम जी एच विच इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, उसको हम उस साइड लेके। फ्रिक्शन फोर्स कहता है म्यू इंटू एम जी होता है, सॉरी म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स होता है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना है? एम जी है इंटू एक्स। काटो इसको, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एच बाई म्यू। किस किस को समझ आया? सर बस लास्ट का स्टेप नहीं आया, बाकी आ गया। क्यों लास्ट का स्टेप क्यों नहीं है भाई? देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स लिखो। नॉर्मल फोर्स तो जीरो वर्क कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स एमजीएच कर रहा है, फ्रिक्शन क्या करेगा? मान लो कि इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, ये तो आपको ऑलरेडी देर रखा है डायग्राम में कि भाई अगर इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया मतलब क्या है? ये एक्स डिस्टेंस रफ सरफेस पे कवर करके रुक गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। कितना हो गया? माइनस एफ इंटू डी। और एफ की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? म्यू एम जी। ये तो डाला यस मैंने, सर, आ गया। समझ लो। अब देखो, अब आपको वैसे समझ आ गया कि भाई स्टार्ट जीरो से क्या था, लास्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब एक ऐसा फोर्स है जो नेगेटिव वर्क कर रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। किस किस को समझ आया? यस सर, आ गया। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो बस ऐसे ही सीखते रहोगे, मजा आता रहेगा पढ़ाई करने में। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन तो क्या है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बच्चों? स्मॉल बॉल ऑफ मास m is suspended by means of a light thread of length u, sorry, length that is l, small l. When the ball is hanging vertically, it is given a horizontal speed. जब ये नीचे लटक रही थी, इसको हमने वेलोसिटी भी दी थी horizontal लाइन में, as shown in the figure. Find the speed of the ball when the thread makes an angle of theta with the vertical. मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो। जब ये बॉल यहाँ पे पहुंची मान लो,
और ऐसे पहुंची, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब क्वेश्चन क्या बच्चों, अगर हमने इसको u वेलोसिटी दी थी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, हमें ये निकालना है। मान लो वेलोसिटी है v, ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, ध्यान से सुनना बस। देखो अगर ये l है, ये लेंथ l है, तो बच्चों ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये l cos थीटा हो जाएगी ना। किस किस को यहां तक समझ आया? बच्चों ये लेंथ l cos थीटा हो जाएगी ना। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? सर एल कॉस थीटा नहीं आया समझ। आप बताओ कैसे होगा, सोचो तो सही, सर ऊपर मैं की तो साइड लग बता रहा ही है। दूंगा। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? सर ऊपर की साइड लग रहा है। नहीं, अरे वो नहीं, ये ट्रायंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। यस सर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो cos थीटा इस ट्रायंगल में कितना होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है, l cos थीटा, ठीक है। अगर ये l cos थीटा बच्चों, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा फिर, l माइनस l cos थीटा, एल कॉस थीटा। ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि भाई हमें वो सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि जब ये एंगल थीटा बनाएगा वर्टिकल के साथ में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा जी अभी बताते हैं, सुनो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, हमें कुछ नहीं आता, हमें बस ये फॉर्मूला पता है कि वर्क डन बाय, एक मिनट इसको वॉल में, ये वॉल लग रहा है ना, हाँ, एक सेकेंड। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें तो ये पता है भाई। अच्छा जी ये पता है, चलो हम इसी से काम चला लेंगे। देखो बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे क्या लग रहा है, mg, यहाँ क्या लग रहा है, टेंशन, टेंशन फोर्स, mg फोर्स। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर आ गया समझ। दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, तो फिर लिखते इक्वेशन वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, दैट इज वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों यस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर आ गई। समझ। ठीक है। अब बच्चों वर्ड में टेंशन कितना है, सर टी इज इक्वल टू में mg। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना है। अरे कैसे निकालोगे, हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ सर फोर्स वर्क इनटू डन, डिस्प्लेसमेंट। यस, फोर्स है टेंशन, डिस्प्लेसमेंट, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, थीटा। सर जीरो। जीरो का मतलब समझ रहे हो कि जो बॉल है ना, ये टेंशन के, अगर टेंशन देखो, टेंशन कहाँ लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। अगर आप यस जीरो बोलोगे तो इसका मतलब मास जो है सेंटर की तरफ जा रहा है। क्या मास सेंटर की तरफ जा रहा है क्या? नो सर वो तो अवे जा रहा है। आप बताओ एंगल कितना है, सर थीटा। थीटा कैसे है, सर्कुलर मोशन भूल गए, थोड़ा बहुत तो याद होगा। सोच के देखो एक पेंडुलम ऐसे है बच्चों, हमेशा ये सर्कुलर मोशन ही तो है यहाँ पे, है कि नहीं। यस सर। तो बच्चों हमेशा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है,
90 डिग्री। सोच के देखो ना, बॉल ऐसे जा रही है। अब यहाँ देखो, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ फोकस करो एक बार। यहाँ टेंशन ऊपर लग रही है, ये जा इधर रहा है, एंगल कितना है? 90 डिग्री। यस सर। यस सर। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा? 0। यस सर, 0। तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90 डिग्री प्लस वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mg सर। mg नीचे लग रहा है। यस सर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में? l cos थीटा। L माइनस L cos थीटा ना। भाई ऊपर कितना गया है ये? l cos थीटा। याद करो, आप चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे निकालो या आप यहाँ निकालो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम आती है, याद है कि नहीं? यस सर। बोलो, यहाँ से यहाँ गया या यहाँ से यहाँ गया, चेंज, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। याद है कि नहीं? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता था? mgh होता था ना, याद है? यस सर, mgh। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ गया या यहाँ से यहाँ गया, वर्क डन कितना रहेगा? सेम। ओके, इनटू cos 180 डिग्री विच इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू m g, l कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा विच इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा? u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ gl into 1 minus cos of theta. So v is equal to under root of u square plus twice of gl into 1 minus cos of theta. किस किस को समझ आ गया? सर आ गया, पर सर ये जो आपने इसकी हाइट ली है ना सर, वो कैसे ली? l एक सेकेंड, माइनस cos थीटा। यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक तो की है। हमने मिस्टेक क्या की है वो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, मिस्टेक क्या है बच्चों? तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये बच्चों ध्यान से देखिए इस बात को, ये नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव आएगा। यस सर, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव क्यों आएगा और मुझे कैसे पता चला? देखो बच्चों, cos 180 माइनस 1 होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, किस किस को ये जो वर्क डन बाय mg इसमें कंफ्यूजन है? यस सर, मुझे है। यस सर, इसमें देखो, है बस। सोच के देखो ना, mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उसने मास ने वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट की है? L माइनस L cos थीटा तो की है। समझ में? याद करो ना, हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे। अगर मास यहाँ से नीचे आ रहा है, क्या फोर्स लग रहा है? mg समथिंग लग रहा है, mg साइन थीटा था, या फिर नीचे आ रहा है। हमें क्या हम किस पे फोकस करते हैं? ये हाइट कितनी है, हम इसी पे फोकस करते थे, ये हाइट कितनी है। अब यहाँ पे क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। देखो, ये ऐसे जा रहा है ना, घूम के ऐसे जा रहा है। ये हाइट कितनी है? L माइनस L cos थीटा।
हम क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट तो देखते थे ना, याद है? यस सर। यस सर। आंसर क्या, आंसर सी। अब देखो मुझे कैसे पता चला कि मैंने नेगेटिव लगा दिया, मैं नेगेटिव लगाना भूल गया हूँ। क्योंकि बच्चों एक चीज बताओ, जब अच्छा चीज, वेलोसिटी v बड़ी होगी या छोटी होगी u से? सर बड़ी होगी। है कैसे? सर फाइनल बड़ा होगा ना। अरे बच्चों, आपको किसने बोला हमेशा फाइनल बड़ा होता है? उसके देखो ना, जब ऐसे पेंडुलम जाओगे, ऐसे आप ऐसे धक्का दोगे तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, कम नहीं हो जाती उसकी स्पीड? यस यस सर। क्यों हो रही? क्योंकि mg क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क नहीं कर रहा है mg। हाँ यस सर। बस फिर। तो आप ना इसका आंसर वैसे निकाल, देखो इसमें देखो, ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, यू स्क्वायर प्लस, ये तो वैसे आप वैसे नेगलेक्ट कर देते हैं आंसर, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। बस एक यही केस है जिसमें लेस देन यू है। क्लियर हुआ कुछ? सर पेंडुलम के केस में हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, समझा नहीं, दोबारा बोलो। सर पेंडुलम का अगर हम केस लेंगे तो उसमें मतलब नेगेटिव में ही तो आएगी वैल्यू। आपकी आवाज वो कम आ रही है, थोड़ा तो बोलो। सर अगर पेंडुलम का केस लेंगे तो उस टाइम पे नेगेटिव में ही आएगी ना वैल्यू। हाँ, क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि देखो आपने ऐसी वेलोसिटी दे दी, अब एम जी देखो, टेंशन तो कोई वर्क कर ही नहीं रहा, टेंशन कुछ वर्क नहीं कर रहा, एम जी नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। बस फिर। यस ठीक है, सर। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, देखो बच्चों क्या, अगर कंजर्वेटिव है, मान लो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें बात याद हो गई है बिल्कुल। इसमें लिखो हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्शन, इसमें सारे फोर्स आ गए, जितने फोर्स सारे आ गए, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मान लो हमारे सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही है। ओके, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, मान लो हमारा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, हम लिख सकते हैं ना फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस आया समझ में यहाँ तक? अब यस मुझे सर। अच्छे से याद करके बताओ, क्या हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? मैं अभी बताता हूँ आपको हमने क्या पढ़ा था, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किस किस को याद है? यस सर याद है। तो याद है तो डाल दो फिर यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसके को लाएगा, जीरो। किस किस को समझ आया है? यस सर आगे समझ। तो अच्छा जी, अगर समझ आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना। इज इक्वल टू में जीरो। यस सर। तो हम इसका फिर इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं फिर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्या हम ये लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। यस सर। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। सर मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा ओके सर।
यहाँ पे क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल याद करो ये वाला एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे सिर्फ एमजी लग रहा है ना भाई, नॉर्मल एक्शन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको छोड़ो, उसको मारो गोली। हमारे पास क्या बता है, एमजीएच। एमजीएच क्या बोल रहा है, एमजीएच तो बोल रहा है मैं कंजर्वेटिव फोर्स हूँ भाई, सॉरी एमजी फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब आप देखो इसको एक इस तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। आपकी अगली क्लास कितने बजे है? अब कोई क्लास नहीं है। चलो ठीक है फिर, तुम बढ़िया है। हमने अभी यही सीखा है ना, हमने क्या सीखा अभी, यही तो सीखा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। हमने ये सीखा है, ये सीखा ना, क्यों? जहाँ पे Yes, sir. सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये फाइनल कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। इनिशियल पोटेंशियल कितनी थी, mgh। आ गया ना सेम, v इक्वल टू रूट gh। आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। किसको समझ आया? यस सर, आगे समझ। यस सर, आ गया। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बच्चों, the smooth wedges of equal mass m are placed as shown in figure, all the surface are smooth, find the velocity of a when it hits the ground। आपकी वो क्लास नहीं है ना अभी? नो सर। नो तो सर। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बच्चों, yeah, so again I'm repeating question, two smooth wedges of equal mass m are placed as shown in figure, all the surface are smooth, find the velocity of a when it hits the ground। कैसे करोगे? देखिए, तो यहाँ पे सारे फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं? भाई एमजी फोर्स तो लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, उसको छोड़ो। मेरी बात किस किस को समझ आई? सर आपने अभी क्या बोला? तो इसको इससे करते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब शुरू में इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0। ये पता कौन सा वाला केस है, याद करो, ये वाला केस है। कैसे करूं इसको मैं, हाँ ऐसे ही, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे नीचे आ रहा है, देख रहे हो, ये ऐसे नीचे आया और ये आगे गया। यस सर। यस सर। Okay, now so work done by all the force, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे? एक तो क्या है, ग्रेविटी फोर्स है, और कौन सा, और कोई फोर्स है? नो सर। ठीक है, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। फाइनल कितनी है, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी मान लो। अब आप नहीं 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 नहीं, ऐसे मत मानो बेटा, ये इसकी वेलोसिटी वी बी है और इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या है, वी ए। क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी, समझ रहे हो? यस सर। ओके, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैं m को कॉमन ले रहा हूँ, ये क्या होगा, v b स्क्वायर प्लस v a स्क्वायर माइनस 0। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर, आगे समझ। तो mgh इज इक्वल टू हाफ m v b स्क्वायर प्लस v a स्क्वायर। m से m कैंसिल, सो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, v b स्क्वायर प्लस v a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ gh। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ बच्चों आपको याद है हमने एक
कंस्ट्रेन्ड मोशन का एक टॉपिक पढ़ा था हमने, कंस्ट्रेन्ड मोशन का। याद है? भूल गए सर? भूल गए? अच्छा जी, भूल गए, बड़ी जल्दी भूल गए, सॉरी सर। कोई ना, अभी रिवाइज करा देते हैं। देखो, याद करो, आपको मैंने कंडीशन बताई थी, अगर इसकी वेलोसिटी मान लो क्या है, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, बच्चों इस पॉइंट की दो वेलोसिटी होंगी जो यहाँ पे मीट कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी होंगी? एक वेलोसिटी तो है इधर, और एक वेलोसिटी है इधर। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर, आ गई समझ। कहने का मतलब क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन ये में क्या तो करना था, ऊपर वाला एग्जांपल ही है ना। हाँ, एक पॉइंट पकड़ लो। ऐसे केस में बच्चों एक पॉइंट पकड़ लो जो दोनों को टच कर रहा है, जो दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। अब वो जो पॉइंट है वो इधर भी जा रहा होगा और वो नीचे भी आ रहा है। अब एक काम करो, अगर ये पॉइंट हमेशा दोनों को टच कर रहा है, कंडीशन याद रखो, अगर ये पॉइंट हमेशा दोनों सरफेस को टच कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? जीरो। याद करो, आपको बताया था मैंने, v relative along normal is zero। याद है? भूल गए? कोई बात नहीं, अब ध्यान रखो। देखो तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर ये एंगल कितना है, एंगल थीटा रखा ना, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है बच्चों, ठीक है। यस सर। ये अगर थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा है। तो हम लिख सकते हैं ना, सॉरी, लिख सकते हैं कि इधर एक तो v cos थीटा है इस डायरेक्शन में अलोंग दिस, और एक है v b sin थीटा। दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो v b sin थीटा विच मस्ट बी इक्वल टू v a cos ऑफ थीटा। हमें निकालनी क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a निकालिए, तो कर दो फिर a b की वैल्यू निकालो, एक आपको a की वैल्यू निकालो। किसी को समझ तो नहीं आ रहा ना बच्चों? किसी को समझ आ रहा है? मुझे तो आ ये तो बहुत रहा है, कंफ्यूजिंग सा थोड़ा लग थोड़ा। रहा है। कोई बात नहीं, एक मिनट। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक जगह क्या आएगा, ये पुट कर दो यहाँ पे। तो वी बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच जी। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 2 जी एच इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि मैंने सेम को नीचे लिख लिया, ठीक है बच्चों। अगर वी बी ये है बच्चों, तो वी ए क्या होगा? वी ए इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसमें क्या जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट 2 जी एच साइन थीटा। आंसर इज ए। किस किस को नहीं समझ आया? सर मुझे नहीं आया पहली क्वेश्चन तो सबको सर, ये समझ आ गई फिगर तो होगी। बिल्कुल भी नहीं है। कोई ना, अभी समझा देता हूं। देखो पहली बात तो सबको समझ आ गई होगी ना कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि जब वो ए नीचे आएगा, उसकी मान लो वेलोसिटी वी ए है,
लेकिन हमें नहीं पता ना कि वीबी की वेलोसिटी कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें वीबी और वी के बीच में रिलेशन में तो निकालना पड़ेगा। तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन अलोंग द नॉर्मल विल बी 0। ओके, नहीं बेटा, आंसर इज ए, √2g h sin थीटा, बिकॉज हमें वेलोसिटी ए की निकालनी है। हमने ये जो वेलोसिटी निकाला ना, ये बी की वेलोसिटी है वाली, ये बी की वेलोसिटी है वाली। एक बच्चा पूछ रहा है मेरे से मैसेज करके, ठीक है। अब देखो रिलेटिव मोशन, अब सोच के देखो ना, सोच के देखो, मान लो कोई पॉइंट है इन दोनों के बीच में, एक पॉइंट है, एक जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में, सोच के देखो, ऐसा केस भी तो हो सकता है कि दोनों अलग हो जाए, अलग हो गए दोनों, ऐसे केस हो सकता है ना। यस सर। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि ये दोनों हमेशा चिपके रहे, मूव तो करे बट हमेशा चिपक के मूव करे, हमेशा चिपक के, ऐसे चिपकने कंडीशन क्या रहेगी कि मोशन अलोंग द नॉर्मल क्या होना चाहिए, 0, वरना पे दूर दूर हो जाएंगे ना फिर तो। relative velocity along the normal direction must be 0। आया समझ में? यस सर। आपको यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस सर, रिवीजन करनी पड़ेगी। हाँ, रिवीजन करनी पड़ेगी, सर एक ठीक है। क्लास में एक बार इसे दोबारा से समझा दीजिएगा। क्या कह रहे हो, अभी समझा देता हूँ। देखो, सोच के देखो ना, ये जो पॉइंट है, आप बस कुछ मत करो, बस एक पॉइंट के बारे में सोचो। ये जो पॉइंट है, ये इसको दोनों को टच करना है। ये चाहता पॉइंट कि दोनों सरफेस को मैं टच करके रखूं, वो कैसे मुमकिन होगा? टच करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, अगर टच करके रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ना। यस सर। बच्चों सोच के देखो, वीए क्या बोल रहा है, वीए बोल रहा है, मैं देखो वीए वेलोसिटी क्या बोल रही है कि मैं इस पॉइंट को नीचे लेके जाऊंगी मैं, तो वीबी क्या बोल रहा है, मैं इस पॉइंट को राइट में लेके जाऊंगा। अब समझ आ रहा है यहाँ तक? सॉरी, यस सर आ गया। वीए क्या बोल रहा है, वीए बोल रहा है कि भाई मैं तो नीचे लेके जाऊंगा। वीबी क्या बोल रहा है, नहीं भाई मैं तो उसको राइट में लेके जाऊंगा। दोनों उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों ने क्या क्या काम करते हैं, हम एक ऐसी डायरेक्शन चूज करते हैं जहां पे हमारा एक कॉम्पोनेंट क्या हो, सेम हो। वो कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, अलोंग दी नॉर्मल। अब आए समझ में? ओके सर। चलिए यस सर। बच्चों, आपको मैंने फीडबैक फॉर्म आपको भेज दिया, मैंने जल्दी से उसको फिलअप करके अपने अटेंडेंस लगा दो और अपना फीडबैक जल्दी से फास्ट फास्ट